आज कहानी में बात होगी प्रयागराज, जो एक जमाने में इलाहाबाद हुआ करता था, वहां के चकिया गांव के तांगा चलाने वाले के बेटे के बारे में। वो बेटा जो 16 साल की दुनिया में, गुनाहों की दुनिया में कदम रखता है। 28 साल की उम्र में वो गुंडागिरी से सियासत की दुनिया में आता है, विधायक बनता है और उसके बाद बाहुबली बन जाता है। बात करेंगे उस शख्स की जिसने अपने गुंडई के गुरु चांद बाबा को चुनाव जीतने के बाद सरेआम मरवा दिया था। बात करेंगे उस शख्स की जिसके भाई ने ओवरटेक करने को लेकर एक शख्स को मरवा दिया था। बात करेंगे उस शख्स की जिसने अपने ही शागिर्द को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद शादी के 10 दिन के अंदर मरवा दिया था। बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसे पुलिस ने, नेताओं ने शुरुआत में संरक्षण दिया और बाद में वो शख्स उन्हीं के लिए सरदर्द बन गया। बात करेंगे उस शख्स के बारे में जो कहने को 10वीं फेल है। परिवार में इतना बड़ा परिवार था कि खाने पीने को पैसे नहीं थे, लेकिन फिर उसे महंगी गाड़ियों का शौक ऐसा चढ़ता है कि 2004 के इर्द गिर्द जब चुनाव होते हैं तो वह हेलीकॉप्टर में पूरे प्रदेश में घूमता है। बाहुबल का, आतंक का दूसरा नाम बन जाता है, नाम अतीक अहमद। वो अतीक अहमद जिसे साबरमती से पुलिस फिलहाल प्रयागराज ले जा रही है, और वो अतीक अहमद जिसके उठने बैठने, यहां तक कि पेशाब करने तक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अतीक अहमद के इतिहास पर हम जाएं उससे पहले वर्तमान में उसके डर, उसके खौफ की कहानी बताते हैं। वो अतीक जो कभी खौफ का पर्याय था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुसकर टीचर्स को मार दिया करता था, जिसको मन करता था उठवा लिया करता था। रंगदारी से लेकर ठेकेदारी और जितने भी क्राइम की दुनिया में काम थे वो सारे काम करता था। आज वो कह रहा है कि अब तो हम मिट्टी में मिल चुके हैं। वो मीडिया के कैमरों पर हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि मेरे परिवार को छोड़ दो। वो परिवार उसने खुद अपने परिवार को गुंडई में डाला। अतीक अहमद के दिन जो हैं वो बुरे चल रहे हैं, बुरे इतने ज्यादा हैं कि पूरे परिवार पर फिलहाल उनके मुकदमा दर्ज हो गया। पत्नी शाहिस्ता परवीन जो हैं वो फरार हैं, उन पर 50,000 रुपए का इनाम है। भाई अशरफ गिरफ्तार है, बेटा गिरफ्तार है, एक बेटा असद फरार है, 2 नाबालिग बेटे हैं, बाल संरक्षण गृह में हैं। अशरफ की पत्नी जो है वो गिरफ्तार है, बहन ने अर्जी डाल रखी है कि मुझे कोर्ट में पेश होना है। और अतीक अहमद पर 24 घंटे एनकाउंटर होने, हत्या होने का खतरा इतना ज्यादा उसके मन में आ गया है कि वो बार बार कह रहा है कि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो तो मीडिया के कैमरे सामने लगे हैं जिस वजह से मैं जिंदा हूं। लेकिन ये अतीक जो आज डर में है, इसने इलाहाबाद, प्रयागराज में अपना डर इतना फैलाया था कि लोग चुनाव का टिकट लेने से डरते थे। और आज हम उसी कहानी का जिक्र करेंगे अतीक अहमद को लेकर, उसके बाहुबली। वो साल 1962 था जब फिरोज नाम के एक टांगे वाले के यहां पर चकिया गांव में एक लड़के का जन्म होता है। वो फिरोज का पहला लड़का होता है, उसका नाम रखा जाता है अतीक अहमद। इसके बाद परिवार में कई और बच्चे होते हैं। फिरोज के बारे में कहा जाता है कि वो भी आपराधिक स्वभाव के थे और उसका असर बच्चों पर भी आता है। अतीक अहमद को यूं तो पढ़ाने लिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार हो गई क्योंकि वो 10वीं भी पास नहीं हो पाया। परिवार में बच्चे जो थे वो बढ़ते जा रहे थे और उसका असर यह था कि गरीबी जो है वो इन सबको सता रही थी। और उसके बाद अतीक को लगा कि शॉर्टकट तरीका है लूट मार का, रंगदारी का, डकैती का, छिनैती का, और अतीक अहमद ने उसको अपना लिया। उसका असर यह हुआ कि चांद बाबा नाम के गुंडे से उसने दोस्ती की, उनका शागिर्द बन गया। 16 साल की उम्र में उनके संरक्षण में रहा और धीरे धीरे अपना नाम कमाता रहा। ये वो दौर था जब चांद बाबा का खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा था। और 1969 में 1979 में पहला केस जो है वो अतीक अहमद पर दर्ज हो जाता है। लेकिन अतीक के सपने जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। उसे जीवन भर चांद बाबा की शागिर्द में काम नहीं करना था और चांद बाबा का आतंक इतना ज्यादा था कि लोग डर रहे थे। तो उसे लगा कि क्यों ना बाकी छोटे छोटे गुंडों से दोस्ती की जाए। और यहीं से शुरुआत होती है चांद बाबा और अतीक के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े गुनाहों की, जो बाद में चांद बाबा की हत्या तक पहुंच जाती है उस चुनाव के बाद जिसमें अतीक ने पहली बार पॉलिटिक्स में एंट्री करते हुए अपनी धौंस जमाकर जीता था। और कई लोग, साल 1989 था और अतीक अहमद पर अब तक तकरीबन 20 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। पुलिस प्रशासन को उसकी तलाश थी। अतीक अहमद को यह समझ में आ चुका था कि अगर गुंडागर्दी, माफियागिरी और दबंगई करना है तो फिर राजनीतिक संरक्षण बहुत जरूरी है। और अतीक ने इस बात को समझते हुए राजनीति में कदम उतारने की कोशिश की। लेकिन तब चांद बाबा का दबदबा था और अतीक के ऊपर क्योंकि धीरे धीरे छोटे गुंडे होने का आरोप लग गया था, तो किसी भी राजनीतिक दल ने अतीक अहमद को टिकट देने से इंकार कर दिया। इसका असर यह हुआ कि अतीक अहमद की लाख कोशिशों के बावजूद उसे टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने लगता है।
इसी दौरान चांद बाबा ने भी चुनाव लड़ा और अतीक और चांद बाबा के बीच में ये चुनावी रंजिश देखने को मिली। इस रंजिश में अतीक अहमद ने चुनाव में पहली बार 8,000 वोटों से जीत दर्ज की और चांद बाबा को हरा दिया। और इसके बाद जिस गुरु ने उसे गुंडागर्दी माफियागिरी की राह पर पहला कदम चलना सिखाया था, 3 महीने बाद अतीक अहमद ने सरे बाजार उस चांद बाबा की हत्या कर दी। ये कहते हैं कि उसके बाद अतीक अहमद का एक तरफा दबदबा जो है वो इलाहाबाद और प्रयागराज में देखने को मिला। वो धर्म की नगरी एक दूसरे कामों के लिए जाने लगी और फिर यहां से अतीक के उस बाहुबल और उस माफियागिरी की शुरुआत होती है, जिसके बाद प्रयागराज, इलाहाबाद अतीक अहमद के गुनाहों की ऐसी गवाह बना जिसकी कहानी सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं और जिसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा जो है अब धीरे धीरे खुलने लगा है। 1989 में अतीक अहमद ने चुनाव जीता तो कई लोगों ने माना कि यह तुक्का था, लेकिन इसके बाद 1991 में जब राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था, तब भी अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो चुनाव को जीत जाता है। सिर्फ 91 नहीं, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब साल 1993 में चुनाव होता है, तब भी अतीक अहमद चुनाव को जीत जाता है और उसका डंका जो है वो चारों तरफ बजने लगता है और उसके बाद उसकी गूंज जो है वो सियासी गलियारों में जाने लगती है। और तब मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को लखनऊ बुलाया। अतीक अहमद इस बार अपनी काबिलियत के दम पर लखनऊ पहुंचा था, क्योंकि वो माफिया था, उसके पास पैसे का रसूख आ चुका था और साथ में 3 बार लगातार चुनाव जीतकर उसने अपने आप को साबित कर दिया था कि वो अब सियासत की दुनिया का भी बेताज बादशाह बन रहा है, क्योंकि बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट के उसने ये कदम उठाया। ये कहते हैं कि उस दौरान ही गेस्ट हाउस कांड हुआ था और गेस्ट हाउस कांड में जो प्रमुख लोग थे उसमें अतीक अहमद का भी नाम था। आपको याद होगा गेस्ट हाउस कांड उत्तर प्रदेश की सियासत का वो शर्मनाक चैप्टर है जिसके बारे में कभी हम और बात करेंगे। लेकिन मायावती के साथ जो कुछ हुआ, मायावती उसे भूल नहीं पाई और उसके गुनहगारों को मायावती कभी माफ नहीं कर पाई और यही वो वजह थी जिसके बाद सपा और बसपा लंबे समय तक साथ नहीं आए। बाद में अखिलेश के साथ हुआ, लेकिन तब जब अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाया, माफी मांगी, लेकिन उसकी एक भूमिका में अतीक अहमद का भी नाम था। इसके बाद अतीक अहमद चला जाता है अपना दल में। अपना दल के प्रमुख जो है वो खुद चुनाव हार जाते हैं, लेकिन अतीक अहमद जीत जाता है। लगातार 5 चुनाव जीत गया। ऐसा लगा अतीक अहमद को कोई हरा नहीं सकता और एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने उसे बुलाया। 2004 में उसे उस फूलपुर से सांसद बनवा दिया जहां पर कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। 2004 में सांसदई के चुनाव जीतने के बाद अतीक अहमद को अपनी सीट छोड़नी थी और उसे लगा कि वो अपनी सीट छोड़ेगा, अपने भाई अशरफ को वहां लड़वाएगा, भाई जीत जाएगा। लेकिन तब अतीक अहमद को उसके जीवन का पहला झटका लगता है और ये झटका किसी और ने नहीं दिया, ये झटका दिया उसे उसके शागिर्द राजू पाल ने। अतीक अहमद खुद सांसद बन जाता है पंडित नेहरू की किसी जमाने की सीट पर। उस सीट पर अशरफ चुनाव लड़ता है, लेकिन राजू पाल वहां के वोटर्स में ज्यादा पॉपुलर होते हैं और बसपा के टिकट पर वो चुनाव जीत जाते हैं। अतीक को लगा कि हार अशरफ की नहीं, यह हार उसकी है। उसके बाहुबल को लेकर सवाल खड़ा कर दिया गया है और यह उसको परेशान कर रहा था, कचोट रहा था और इसके बाद उसने उस हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने प्रदेश को हिला दिया। राजू पाल 2005 में अपनी शादी के 10 दिन बाद गोलियों से भून दिए जाते हैं। इतनी गोलियां मारी जाती कि उस दौर में खबरें बन जाती हैं। मायावती के पार्टी के विधायक के 2005 साल था और यहीं से अतीक की बर्बादी किस्सा शुरू होता है, जो अभी योगी आदित्यनाथ में मिट्टी में मिला देंगे तो चलता है। 2005 में सत्याकांड को मायावती भूली नहीं और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है, समाज ने दूरियां बना ली, मायावती की सरकार बन जाती है और फिर अतीक के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, गुंडागर्दी के भी, माफियागिरी के भी। इस घटना के कुछ दिनों बाद दोबारा चुनाव होते हैं। अतीक अहमद का भाई जो है वो राजू पाल की पत्नी को चुनाव हरा देता है, लेकिन फिर मायावती की सरकार आती है, उस पर गुनाहों की फाइल शुरू होती है। हालांकि कहते ये भी कि एक जमाने में 10 जजों ने अपने आप को उसके केस से हटा दिया था, लेकिन फिर उसने गलती कर दी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, जो राजू पाल घटनाक्रम में मुख्य गवाह थे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को बयान के मिट्टी में मिला देंगे और अब अतीक अहमद भागा भागा फिर रहा है, उससे अपनी जान का डर सता रहा है। वो कह रहा है कि हमारा परिवार बर्बाद हो गया, हमें बख्श दिया जाए, हमें अब रहने दिया जाए, मेरी माफियागिरी खत्म हो गई है, मेरे बाल बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन ये गुनाहों की वो फहरिस्त है जो 40-50 साल से चली आ रही है और जैसा कि कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा अंत बुरा। हालांकि अतीक अहमद को क्या उसे गुनाहों की सजा मिल पाएगी? 100 से अधिक मामले उसके ऊपर हैं, उसके परिवार वालों पर मामले हैं। क्या वो झुकेगा, क्या वो टूटेगा? कम से कम वो लोग तो ये मांग करते हैं जिनके परिवार वालों ने अपनों खोया है, जो इस तकलीफ, इस दर्द से गुजर रहे हैं, वो ये मांग करते हैं कि अतीक को ऐसी सजा दी जाए कि आगे भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसा माफिया, ऐसा गुंडा, ऐसा इंसान न बने जिसके खौफ के चलते लोगों में डर पैदा हो जाए।
अति की कहानी अपने आप में समझाने की काफी है कि बुरे काम के कुछ वक्त तो आपके अच्छे दिन हो सकते हैं, लेकिन जो अंत होगा वो खौफनाक होगा, दर्दनाक होगा और आपका पूरा परिवार भी उसमें आपके गुनाहों की भागीदारी में शामिल होगा। अतीक अहमद की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई और किस्सा कहानी सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कमेंट कीजिएगा ताकि अगला किस्सा हम आपको सुना सके। जय हिंद, जय भारत।